हेलो विद्यार्थियों। स्वागत है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट जो क्लास अपन ने पढ़ी थी उस क्लास में अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक आ गए थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने डायग्राम बना दिया था, समझाया नहीं था, वो आज समझेंगे, ठीक है ना। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पीछे जो करवाया था वो अभी एक बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा, ई क्लास होने के बाद एक बार जो पीछे वाला है वो भी पढ़ेंगे, सारा देखेंगे, ठीक है ना। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ने के लिए कहो, क्योंकि अभी सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। पूरा डायग्राम ढंग से समझना है और होने वाली हर अभिक्रियाओं को भी साथ साथ देखना है, ठीक है ना। देखो, कोई भी सेल जब बनाया जाता है तो उस सेल के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं? दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। एक वो इलेक्ट्रोड लिया जाता है जिस पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया संपन्न हो, तथा दूसरा वो इलेक्ट्रोड लिया जाता है जिस पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया संपन्न हो। और ये दोनों अलग अलग जगह करवाएंगी और उनके बीच में चालक तार जोड़ेंगे। एक डाउट भी आया था कि सर लवण सेतु क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा, कभी समझ में नहीं आता। तो आज कोशिश करेंगे कि जिनको कभी समझ में नहीं आता उनको शायद आज समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं डैनियल सेल। अब डैनियल सेल में छोटा बड़ा क्या होता है वो देख लेना, फर्क नहीं पड़ता। डैनियल सेल समझ में आ गया आपके, डैनियल सेल, ठीक है ना। देखिए किसी भी सेल को बनाने के लिए हमेशा दो एपरेटस बनाने होते हैं, दो उप पात्र बनाने होते हैं। हम दो पात्र बना रहे हैं, ये लो, एक पात्र ये रहा। आज मैं कोशिश करूंगा कि तुमको साथ में ये समझा सकूं कि लवण सेतु वास्तव में काम क्या करता है, ठीक है ना। एक पात्र ये बना दिया, ये आप लोगों का डायग्राम बना हुआ है। चाहो तो रफ कॉपी में दोबारा बना लो, जितनी बार बनाओगे उतना ही काम आएगा, ठीक है। अब देखो जी, इसमें हमने जिंक की छड़ डाल दी और इसमें छड़ डाल दी कॉपर की। अब जहां जिंक की छड़ है वहां हमारा विलयन जो है वो जिंक सल्फेट का है। अलग कलर करने का ये है कि कल को अभिक्रिया जो है ना वो समझ में आ जाए। बाकी और कोई जिंक लाल नहीं होता, कॉपर नीला नहीं होता, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट नीला जरूर होता है। अब देख लो जी, हमने क्या किया है, ये छड़ ली है जिंक की, जिंक सॉलिड, और ये जो छड़ ली है ये है कॉपर की, कॉपर सॉलिड। ये जो विलियन है, इस विलियन में प्रेजेंट है जिंक सल्फेट। इन सब चीजों को देखोगे तब तो समझ में आएगा कि लवण सेतु क्या काम करता है। जिंक सल्फेट जो है ना वो एक्वस है, यानी पानी में घुला हुआ। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, Zn+2 एक्वस आयन और साथ में SO4-2 एक्वस आयन। ये चीज यहाँ प्रेजेंट है। ये कॉपर की छड़ हो गई। विलियन जो है वो किसका है, कॉपर सल्फेट एक्वस का। ध्यान रखना, कहीं भी तुम एक्वस के बारे में बताओ या ना बताओ, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब काम चलेगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ठोस है या जलीय है। कॉपर सल्फेट जो जलीय है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, Cu+2 एक्वस और SO4-2 एक्वस। ये सारा कुछ हो गया। अब हमने क्या किया, इन्हें जोड़ दिया एक तार से। चालक तार कोई सा भी हो, तांबे का हो चाहे किसी का हो। और साथ में यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, हमने यहां लगा दिया एक सेतु, एक ब्रिज, जिसे लवण सेतु नाम दिया है। और इस पे कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग जो होते हैं ना उसको बाहर गिरने देते नहीं और आयनों की एक्सचेंज को रोकते नहीं है। अब देखो जो तुम्हारे कंफ्यूजन जो है ना वो पहले इसी की बात करते हैं।
लवण सेतु, लवण सेतु में कोई से भी लवण ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिए वही लवण देते हैं जो आसानी से ट्रांसफर हो सके। तो इसीलिए KNO3 या NaNO3 चिली साल्ट पीटर या इंडियन साल्ट पीटर को लिया जाता है। इसके अलावा तुम चाहो तो KCl NaCl इनको भर सकते हो, ये भी काम करेंगे, लेकिन ढंग से काम यही करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं वो अभिक्रिया पूरा होने के बाद समझाऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऐसा अपन ने एक सिस्टम बना लिया। अब हमें पता है कि जहां कहीं भी जिंक और कॉपर दो युग्म आ जाए तो जिंक इज मोर एक्टिव देन Cu, ये पढ़ लिया था आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि जिंक और कॉपर में ज्यादा क्रियाशील कौन होता है बेटा, जिंक होता है। और जिंक ज्यादा क्रियाशील है तो जिंक का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और कॉपर का क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो जो जिंक छड़ है इसमें कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, ऑक्सीकरण। और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसमें कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, अपचयन। अब ध्यान रखना, जहां ऑक्सीकरण होता है केमिस्ट्री के अनुसार वो ही एनोड होता है। तो जिंक क्या बन गया तुम्हारा, एनोड। और अपचयन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो कॉपर क्या बन गया, कैथोड, ठीक है। अब मैं अभिक्रिया समझाता हूं कि कैसे होती है। देखो जी, जैसे ही सिस्टम को जोड़ दिया, जिंक और कॉपर जुड़ चुके हैं, तो जिंक अपनी अभिक्रिया संपन्न शुरू करेगा, अभिक्रिया करना। और जिंक का काम क्या होता है, ऑक्सीकरण करना। सपोज करो ये जिंक का एक परमाणु है और जिंक का परमाणु ऑक्सीकरण करता है, और जिंक का परमाणु ऑक्सीकरण करता है, तो अभिक्रिया क्या होती है वो देखो। इसको एनोड बोलेंगे, तो इस अभिक्रिया को मैं यहां लिख रहा हूं, एट एनोड। क्या होगा, जिंक का जो परमाणु था कैसा था, ठोस था। ये जिंक का परमाणु ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया संपन्न करके जिंक आयन में परिवर्तित हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये अभिक्रिया हुई। इसको यहां देखना, हम कह रहे हैं कि ये है जिंक का परमाणु और ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया संपन्न करेगा, तो किसका निर्माण करेगा, जिंक आयन का, और साथ में क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जी, ये अभिक्रिया यहीं से शुरू हो रही है। देखना, हमारा जो परमाणु था, ये जिंक जो परमाणु था वो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया संपन्न करके एक तो जिंक आयन बना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तो जो जिंक आयन है वो तो विलयन में चलाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो धातु से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, चालक तार से। बताओ जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब एक बात बताओ, जैसे ये विक्रिया संपन्न होती है, ये जिंक परमाणु यहाँ से खत्म होके जिंक आयन के रूप में विलयन में चला आता है और इलेक्ट्रॉन ऊपर चालक तार से आगे चले जाते हैं, तो उस समय बताइए ये जो विलयन था, ये विलयन जो पहले उदासीन था, अब उस विलयन में Zn+2 आयनों की संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, Zn+2 आयनों की संख्या बढ़ गई, तो ये विलयन धनावेशित हो चुका है कि नहीं हो चुका। अब ये धनावेशित जो विलयन है वो लवण सेतु के संपर्क में है, और हमें पता है कि लवण जो सेतु है उसमें धनायन भी प्रेजेंट है और लवण सेतु में ऋणायन भी प्रेजेंट है, सारी चीजें प्रेजेंट है। अब बताओ जी, जैसे ही यहां धनावेश बढ़ा, लवण सेतु का कोई ऋणायन आएगा और अंदर आके आवेश को संतुलित कर देगा कि नहीं कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर आवेश संतुलित नहीं हुआ है तो एक जिंक तो आ गया, लेकिन बाद में और परमाणु ये अभिक्रिया संपन्न नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया, 2 अभिक्रियाओं को एक साथ पढ़ रहे हैं। जिंक परमाणु जो था वो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया से जिंक आयन का निर्माण करता है। ये जिंक आयन पानी में चला आता है, विद्युत अपघट्य विलयन में चला आता है, इलेक्ट्रॉन चालक तार से आगे चले जाते हैं। अब जैसे ही जिंक आयन यहाँ विलयन में आया, विलयन धनावेशित हो गया, तो इस लवण सेतु से ऋणायन यहाँ आके इसको बैलेंस कर देगा। अब आपको ऋणायन को धनायन नहीं आने देगा, नहीं आने देता बिल्कुल, लेकिन धनायन मना नहीं करेगा, क्योंकि इधर से एक अभिक्रिया और हो चुकी है, तो ऋणायन इधर आया तो धनायन वहां चला जाएगा। उसको देखो जी,
ये एनोड पे हो गया ना। अब देखो जी आगे का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, किस पे, कैथोड पे। उधर एक अभिक्रिया और देखते हैं, फिर आपको लगेगा कि हाँ लवण सेतु से ही काम कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, हमें पता है कि कॉपर जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रॉन लेते ही ऋणावेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इससे चलता हुआ यहां आ चुका है, आपका इलेक्ट्रॉन यहां आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, उधर से घूमते हुए यहां आ गए। अब देखो जी विलयन में कॉपर आयन है कि नहीं है, इस विलयन में कॉपर आयन है, वो कॉपर आयन क्या होगा, विलयन में खूब सारे कॉपर आयन है, वो कॉपर आयन क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए इधर जाएगा। तो विलयन में उपस्थित कॉपर आयन Cu+2 एक्वस जो विलयन में प्रेजेंट था वो, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए उनको लेके कॉपर परमाणु का निर्माण कर देगा। तो हुआ क्या, विलयन में से कॉपर आयन आया, इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को लिया और कॉपर परमाणु बना दिया। अब बताओ ये परमाणु विलयन से आके बना है ना, तो इसके ऊपर जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, यहां से तो खत्म हो रहा है और यहां से जुड़ रहा है, ठीक है ना। अब तुम थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करके इतना सोचो कि यहां से एक जिंक परमाणु था जो था ना, वो जिंक आयन बना के विलयन में चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां से गमन करते हुए यहां पहुंचे, जहां विलयन के कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर परमाणु बना दिया। तो धीरे धीरे ये छड़ तो खत्म होने स्टार्ट हो गई और इस छड़ पे परमाणु जमा होना स्टार्ट हो गया। अब इस अभिक्रिया में देखिए, जैसे ही जिंक परमाणु यहां जिंक आयन बनाता है तो विलयन धनावेशित हो जाता है, और इधर से कॉपर आयन खत्म होता है तो विलयन क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो एक अभिक्रिया संपन्न होते ही इधर का विलयन तो हो जाएगा धनावेशित और इधर का विलयन हो जाएगा ऋणावेशित। तो अब देखो ये धनावेशित विलयन है, ऋणावेशित विलयन है, और लवण सेतु जो होता है उसके पास ऋणावेश धनावेश दोनों है, तो वो ऋणावेश भेज देता है धनावेशित विलयन की ओर और धनावेश भेज देता है ऋणावेशित विलयन की ओर। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा विलयन उदासीन, और उदासीन हो गया तो आगे अभिक्रिया संपन्न होगी, आगे अभिक्रिया संपन्न होगी। अब ये सर्किट पूरा करने का काम कर रहा है, यदि अपन ये नहीं लगाएंगे तो ये विलयन धनावेशित है और ये विलयन ऋणावेशित हो गया, बाद में आगे और इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में देखिए, यदि यहां पे किसी बल्ब को लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से गमन करेगा कि नहीं करेगा, और गमन करेगा तो बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा ना। बल्ब जल गया इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ये रासायनिक ऊर्जा है जो रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा पैदा कर रही है, और यही अपना डैनियल सेल है। तो बताओ कहानी समझ में आई। अब देखो जी एनोड पे ये हो गया, कैथोड पे ये हो गया। अब देखो जी संपूर्ण सेल अभिक्रिया, इसमें संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होती है वो देखो। संपूर्ण सेल अभिक्रिया में जिंक ठोस Cu+2 एक्वस आयनों से अभिक्रिया करके जिंक एक्वस और Cu सॉलिड का निर्माण करते हैं। तो जिंक का तो Zn+2 आयनों में ऑक्सीकरण हो गया और कॉपर आयन का Cu में क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब इस सिस्टम को दर्शाने के लिए एक सेल आरेख बनाते हैं। वो सेल आरेख क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले ये बताते हैं कि जिंक जो होता है वो चेंज होता है जिंक आयन में। तो जिंक जो चेंज हो रहा था वो सॉलिड था, और जिसमें चेंज हुआ वो है एक्वस। और इसके बाद कॉपर एक्वस चेंज होता है Cu सॉलिड में। ये सेल आरेख है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखो जी ये जिंक Zn+2 में चेंज हो रहा है, तो ये जिंक Zn+2 में चेंज हो रहा है, ये यहाँ की विक्रिया होगी, और इधर कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहा है, तो कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहा है। अब इसको और इसको जोड़ने के लिए एक हमने चालक तार लगाया है और एक लगाया लवण सेतु, तो एक चालक तार हो गया, एक लवण सेतु, इनके बीच में सीधी लाइन लगाते हैं इस प्रकार से। एक लाइन जिंक और Zn+2 के बीच में एक लाइन है,
Cu+2 और Cu के बीच में एक लाइन है और दोनों सिस्टम को जोड़ने के लिए दो लाइन है। तो ऐसा हो गया कि ये दोनों संपर्क में है, ये दोनों संपर्क में है और इन दोनों को जोड़ने के लिए चालक तार और लवण सेतु दो संपर्क है, तो बीच में दो लाइनें आ गई। ठीक है ना, ये है पूरा का पूरा डैनियल सेल। अब इसको आप आराम से उतार लीजिए। आज की 15 मिनट की क्लास का यही टॉपिक रहा है अपना, इसको आराम से उतार लो और साथ में सुनते भी जाओ। दोबारा सुन लो। हुआ क्या, जिंक तो जो था उसका Zn+2 में ऑक्सीकरण हुआ, जिससे बढ़ गया जिंक आयन। कॉपर आयन का Cu में क्या हुआ, अपचयन हुआ। जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये अभिक्रिया संपन्न होती है इस सिस्टम में। जहां ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड बोलते हैं और जहां अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इन दोनों को हमने चालक तार से लवण सेतु से जोड़ रखा है। चालक तार इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का काम करता है और लवण सेतु ये आवेश संतुलन का कार्य करता है। लवण सेतु का कार्य क्या होता है, आवेश के संतुलन का कार्य। ये आवेश के संतुलन का कार्य करता है। अब देखो जी, हमने जिंक इलेक्ट्रोड को पहले लगाया, कॉपर इलेक्ट्रोड को बाद में लगाया है। अगर आपको ये कह दे कि जी नहीं जी, कॉपर इलेक्ट्रोड को पहले लगाओ और जिंक को बाद में लगाओ तो भी सेल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनोड चाहे पहले बनाओ चाहे बाद में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परंपराएं जो रही है, परिपाटियां रही है, वो ये कहती है कि हमेशा एनोड को ही पहले बनाना है। कोई नियम नहीं है, लेकिन परंपरा है तो परंपरा से चलेंगे। ठीक है ना, बाकी आप चाहो सेल को उल्टा करो पुल्टा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा है कि एनोड को पहले बनाना है, बाकी कोई नियम नहीं है कहीं लिखा हुआ कि जो पहले इलेक्ट्रोड होगा वो ही एनोड होगा। एनोड वो होगा जिसपे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगी, कैथोड वो होगा जिसपे अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगी। लेकिन परंपराएं हैं कि जिसपे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है उसको पहले बनाओ, यानी पहले इलेक्ट्रॉन मुक्त करो और बाद में दिया जाएगा। तो ये चीज है। आप 5 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको उतार लीजिए पूरे के पूरे को। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। उतार लीजिए। उतार लीजिए फटाफट।
धर लिया, चलो आगे का काम करते हैं। ये हो गया। अब देखो जी, ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब भी काम में लोगे तो ये विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, और इस विद्युत धारा का मापन कैसे किया जाएगा, मापन किस में किया जाएगा, वोल्ट में किया जाएगा या क्या करते हैं, वो ही चीज हम पढ़ेंगे। और वो जो मापन किया जाता है वो किया जाता है विभव में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल विभव व विद्युत वाहक बल। दो अलग अलग चीजें होती हैं। सेल विभव व विद्युत वाहक बल। सेल विभव इसको बोलते हैं ई सेल या सेल पोटेंशियल, और विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल विभव व विद्युत वाहक बल। देखो जी, कोई भी सेल लिया जाता है तो उस सेल के लिए हम वोल्टेज की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अपन ने जो बैटरी काम में ली इन्वर्टर वाली, कि ये 12 वोल्ट की है, मोबाइल की बैटरी जो है वो 3.5 वोल्ट की है, या जो अपन सिंपल सेल काम में लेते हैं कि 1.5 वोल्ट का है। तो ये जो मात्रा बता रहे हैं, ये जो वैल्यू पुट की जा रही है, यह वैल्यू ही क्या होती है, वास्तव में विद्युत वाहक बल या सेल विभव होता है। ये वैल्यू ही क्या होती है, विद्युत वाहक बल या सेल विभव होता है। अब कब उसे सेल विभव बोलेंगे, कब विद्युत वाहक बल बोलेंगे या विभवांतर बोलेंगे, ये सब डिपेंड करता है उन्हें मापने के तरीके पर, उनका जो मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे ना वो सेल विभव और विद्युत वाहक बल की बात करेंगे। और सेल विभव और विद्युत वाहक बल तभी समझ में आएगा जब हमें इलेक्ट्रोड विभव आता है। तो इस हेडिंग में आप पहला पॉइंट डाल दो, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। परिभाषा कोई खास नहीं है, क्लास में भी अपन डिस्कस कर चुके थे। क्या लिखेंगे, किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन, ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया के कारण उत्पन्न विभवांतर ही, उत्पन्न विभवांतर ही उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसी इलेक्ट्रोड पर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड अपने पास दो प्रकार के हैं, एक है एनोड और दूसरा क्या है, कैथोड। और उन पे अभिक्रिया क्या होती है, या तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया या अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया के कारण उत्पन्न विभवांतर ही उस इलेक्ट्रोड का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अगर ऑक्सीकरण हो रही है तो उसे ऑक्सीकरण विभव या एनोड विभव बोलेंगे, यदि अपचयन हो रहा है तो अपचयन विभव या कैथोड विभव बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे होता है, सीधा सीधा देखो, हम यही बना लेंगे, ज्यादा डिटेल में चलेंगे, बुक ने इसको बहुत ज्यादा समझा रखा है, इतना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो जी, हमारे हिसाब से इलेक्ट्रोड दो प्रकार की होती हैं, एक होता है एनोड, तो एक तो आपका हो गया एनोड विभव या एनोड पोटेंशियल, और दूसरा हो गया कैथोड विभव। एनोड विभव का एक और जो नाम है वो है ऑक्सीकरण विभव। एनोड विभव का एक और नाम क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव। और कैथोड विभव का नाम क्या होगा, अपचयन विभव। इन विभव को दर्शाने के लिए हमेशा ई साइन काम में लेते हैं, तो इसको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, ई एनोड या ई
ऑक्सीडेशन या ई कैथोड या ई रिडक्शन। अब इन विभव को समझने की कोशिश करना कि क्या है, ठीक है ना। देखो जी, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। एक एपरेटस लिया, बैठ के बनाना पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा। हमने एक इलेक्ट्रोड लिया है और इसके चारों तरफ जो है ना वो विद्युत अपघट्य विलयन है। ऐसे मैं 3 डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है ना, और तुम तीनों देखना कि तीनों में कौन सा विभव पैदा होगा। एक और बनाते हैं। अब तक बिना अभिक्रिया के थे, अब अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। सबसे बात करते हैं पहले एनोड विभव की। हमें पता है कि एनोड में ऑक्सीकरण होता है, और अभी अपन जो जिंक इलेक्ट्रोड डैनियल सेल पढ़ के आए हैं उसमें क्या था, ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया की बात करें तो क्या हो रहा था, Zn सॉलिड किसमें चेंज हो रहा था, Zn+2 एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा था, नहीं कर रहा था। यानी अगर ये जिंक की छड़ है तो ये क्या करेगा, जिंक का परमाणु जो उदासीन था, ये अभिक्रिया से पहले है सारे इलेक्ट्रोड। अब जैसे अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया से पहले जिंक था और विद्युत अपघट्य विलयन में डूबा हुआ था, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया संपन्न हुई, इसने बना दिया जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि जिंक आयन जो होता है वो तुरंत कहाँ चला जाएगा, विलयन में। तो विलयन इसने कैसा बना दिया, धनावेशित। विलयन कैसा बन गया बेटा, धनावेशित। और जितना धनावेश विलयन में पैदा होगा उतना ही ऋणावेश छड़ पे रहेगा कि नहीं रहेगा। तो छड़ कैसी होगी, ऋणावेशित। तुम जब भी डायग्राम बनाओ धनावेश और ऋणावेश को गिण के बराबर बनाना, क्योंकि टोटल पहले भी उदासीन था और अब भी उदासीन है। अब एक बात करो, इसमें जैसे ही ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया हुई, छड़ के बीच में छड़ के बीच में और इस विलयन के बीच में, यहां देखो एक आवेश स्थानांतरण हो गया कि नहीं हो गया, एक आवेश का पृथक्करण हो गया कि नहीं हो गया। और इस आवेश स्थानांतरण या पृथक्करण के कारण ही एक विभव पैदा होता है, और वो विभव क्या कहलाता है, विभव एनोड विभव कहलाता है। अगर ये विक्रिया हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एनोड विभव। चलो अब यहां बात करते हैं, Cu+2 एक्वस था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बना दिया। तो यहाँ क्या हुआ, इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिले थे, लेकिन यहाँ से धनायन आया। तो हुआ क्या, यहाँ से धनायन आके इससे जुड़ा है। तुम कैथोड वाली विक्रिया याद कर लो, इधर से विलयन से धनायन आके इससे जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन किसी ने दिए थे, इसने दिए है, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो आवेश खत्म है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आवेश खत्म है, वरना यहाँ से धनायन आके यहाँ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। अगर धनायन यहाँ जुड़ता है तो छड़ पे कौन सा आवेश पैदा हो गया, धनावेश। और विलयन में कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश। इस प्रकार से भी दोनों स्थितियां हैं, छड़ ऋणावेशित हो और विलयन धनावेशित हो, और छठ धनावेशित और विलयन ऋणावेशित हो। तो यहां भी क्या होगा बताइए जी, आवेश पृथक्करण की स्थिति उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। और ये वाला भी क्या कहलाएगा, विभव। और इस प्रकार का विभव क्या कहलाता है, कैथोड विभव। क्या कहलाता है, कैथोड विभव।
तो एनोड पे एनोड विभव है, ये स्थिति किसको शो करती है? एनोड को। ये किसको शो करती है? कैथोड को। और कुछ है ही नहीं, तो ये क्या होता है बेटा? शून्य इलेक्ट्रोड। शून्य इलेक्ट्रोड, ना यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा, ना यहाँ अपचयन हो रहा। तो इनको अपन क्या नाम देंगे? एनोड विभव या कैथोड विभव। अब एक बात ध्यान रखना, इस एनोड विभव में धातु धातु आयन में चेंज होता है, तो इसको कई बार ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ई एम कन्वर्ट इनटू एम एन प्लस, ये सॉलिड और ये एक्वस, धातु का धातु आयन में चेंज होना। और कैथोड में धातु आयन धातु में चेंज हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं ई एम एन प्लस कन्वर्ट इनटू एम सॉलिड। ये चीज तुम्हें उतारनी है। तुम्हें सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखनी है और फिर बताना है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एनोड विभव, कैथोड विभव। फिर एनोड विभव में ये बताना है, कैथोड विभव में ये बताना है। इन्हीं चीजों को लाइनों में प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, और बाद में ये नाम बता देना, ठीक है ना। इतना काम करना है, इतना काम करने से अपना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड विभव तक का काम हो जाएगा। तुम फटाफट ये डायग्राम डालो, फिर मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ थोड़ी थोड़ी। डायग्राम बना दिया, अब थ्योरी लिखा देता हूँ, ठीक है ना। फटाफट बनाइए, फिर लिखाना भी है दोनों की। अब अपने इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के बारे में लिखेंगे। पहले बताएंगे कि ये एनोड विभव कैसे उत्पन्न हुआ, फिर कैथोड विभव कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। बना दीजिए। हो गया। अब लिखिए इलेक्ट्रोड विभवों की उत्पत्ति, इतना तो हो गया। उत्पत्ति में जो मैंने आपको समझाया था ना, वो चीज मैं थ्योरी में लिखा देता हूँ, ठीक है ना। लिखिए इलेक्ट्रोड विभवों की उत्पत्ति, इलेक्ट्रोड विभवों की उत्पत्ति, इलेक्ट्रोड विभवों की उत्पत्ति लिखो जी। देखिए किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रोड विभव, उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रोड विभव उस इलेक्ट्रोड द्वारा दर्शाई गई, उस इलेक्ट्रोड द्वारा दर्शाई गई ऑक्सीकरण या उस इलेक्ट्रोड द्वारा दर्शाई गई ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया पर निर्भर करता है। उस इलेक्ट्रोड द्वारा दर्शाई गई ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया पर निर्भर करता है। ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है ना। सबसे पहले लिखो एनोड विभव की उत्पत्ति। किसकी बात करेंगे? एनोड विभव की उत्पत्ति, एनोड विभव की उत्पत्ति है डालिए। लिखिए एनोड विभव को, एनोड विभव को ऑक्सीकरण विभव,
एनोड विभव को ऑक्सीकरण विभव, ई एनोड, ई ऑक्सीडेशन या ई एम एम एन प्लस के नाम से भी जाना जाता है। ई एनोड, ई ऑक्सीकरण या ई एम एम एन प्लस, ये तीनों और साथ में ये के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं बोर्ड पे कुछ नहीं करवा रहा, सिर्फ लिखवा रहा हूँ, आपको कॉपी में लिखना है। के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लिखिए यहां 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 धातु धातु आयन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। भी यहाँ धातु और धातु आयन दोनों एक दूसरे के संपर्क में है कि नहीं है, तो यहाँ धातु, साथ साथ बोर्ड में बनाई देता हूँ वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ धातु धातु आयन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। हमने क्या लिखा है, एनोड विभव। एक और नाम क्या था इसका, ऑक्सीकरण विभव या ई एनोड, ई ऑक्सीडेशन या ई एम सॉलिड कन्वर्ट इनटू एम एन प्लस, एम एन प्लस। अब यहां क्या है, धातु धातु आयन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अब एक बात बताओ, अगर धातु धातु आयन से ज्यादा क्रियाशील है तो धातु धातु आयन में चेंज हो जाएगा, और धातु आयन ज्यादा क्रियाशील है तो धातु में चेंज हो जाएगा। तो अभिक्रिया क्या हुई, एम सॉलिड कन्वर्ट इनटू एम एन प्लस एक्वस प्लस में एन इलेक्ट्रॉन, ये अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई। या तुम जिंक याद कर लो, जिंक ठोस, जिंक आयन में चेंज हो गया एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, लिख लो, धातु धातु आयन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसलिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया द्वारा, इसलिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया द्वारा, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया द्वारा धातु तुरंत, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया द्वारा धातु तुरंत धातु आयनों में बदलकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया द्वारा धातु तुरंत धातु आयनों में बदलकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। धातु धातु आयनों में बदलकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, ठीक है। धातु आयन विलयन में चले जाते हैं, धातु आयन विलयन में चले जाते हैं, धातु आयन विलयन में चले जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन छड़ पर रह जाते हैं। पीछे वाला डायग्राम देख लेना, यहाँ तो बना हुआ था। धातु आयन विलयन में चले जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन छड़ पर रह जाते हैं, जिससे विलयन धनावेशित, जिससे विलयन धनावेशित वह छड़ ऋणावेशित हो जाती है, जिससे विलयन धनावेशित वह छड़ ऋणावेशित हो जाती है, विलयन धनावेशित वह छड़ ऋणावेशित हो जाती है, एवं एवं धातु छड़ व विलयन के मध्य, एवं धातु छड़ व विलयन के मध्य आवेश पृथक्करण के कारण, एवं धातु छड़ व विलयन के मध्य आवेश पृथक्करण के कारण एक विभव उत्पन्न होता है। धातु छड़ व विलयन के मध्य आवेश पृथक्करण के कारण एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे एनोड विभव या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे एनोड विभव या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ऐसा सा ही तो अपन ने कुछ बनाया था, यही तो है। चलो जी, अब बात करो
कैथोड विभव या अपचयन विभव या ई कैथोड या ई रिडक्शन या ई Mn प्लस एम की उत्पत्ति पहले अपन ने एनोड विभव की उत्पत्ति की बात की थी, अब कैथोड विभव की उत्पत्ति की हेडिंग डालो, कैथोड विभव की उत्पत्ति। ये बहुत सारे नाम लिखा है, उनमें से कोई लिखेगा की उत्पत्ति। कैथोड विभव की उत्पत्ति, ठीक है ना। लिखिए वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया संपन्न होती है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात जहां धातु आयन धातु से अधिक क्रियाशील होता है, अर्थात जहां धातु आयन धातु से अधिक क्रियाशील होता है, धातु आयन धातु से अधिक क्रियाशील होता है, वहां अपचयन अर्ध अभिक्रिया द्वारा कैथोड विभव की उत्पत्ति होती है। यह विक्रिया होगी कि धातु आयन धातु से ज्यादा क्रियाशील है, तो धातु आयन इलेक्ट्रॉन लेकर तुरंत धातु बढ़ा लेगा, तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया द्वारा कैथोड विभव की उत्पत्ति होती है। इतना बढ़ा लो, फिर आगे दिखाऊंगा क्या होता है। हो गया। देखिए इस इलेक्ट्रोड पर धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु परमाणु में बदलता है, धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु परमाणु में बदलता है, जिससे विलयन का धनायन छड़ पर आकर जुड़ जाता है। यहां से कोई था और वो यहां आके जुड़ गया, जिससे विलयन का धनायन छड़ पर आकर जुड़ जाता है, विलयन का धनायन छड़ पर आकर जुड़ जाता है, इस कारण विद्युत अपघटे विलयन ऋणावेशित तथा छड़ धनावेशित प्रकार की हो जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में धात्विक छड़ व विलयन के मध्य आवेश पृथक्करण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धात्विक छड़ व विलयन के मध्य आवेश पृथक्करण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इससे उत्पन्न विभव कैथोड विभव या अपचयन विभव कहलाता है।
कैथोड विभव या अपचयन विभव कहलाता है। और इससे उत्पन्न विभव कैथोड विभव या अपचयन विभव कहलाता है। हो गया, ठीक है ना। अब एक लाइन लिख लो, यदि किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन किसी भी प्रकार की अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही हो, यदि किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन किसी भी प्रकार की अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही हो, ऑक्सीकरण या अपचयन किसी भी प्रकार की अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही हो, तो वहां कोई विभव उत्पन्न नहीं होगा, तो वहां कोई विभव उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड शून्य इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड शून्य इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आज मंडे के लिए इतना काफी है, बाकी देखेंगे कल की क्लास में। और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कहो कि जुड़े, क्योंकि ये बात मैं फिर से कह देता हूं कि अब ऑफलाइन क्लास जब भी स्टार्ट होगी उस वहीं से स्टार्ट किया जाएगा जहां से यहाँ खत्म होगा। ऑनलाइन में जो चल रहा है उसी को रेगुलर मानते हुए काम किया जाएगा। ये जाके क्लास में रिपीट नहीं करूंगा जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि पेपर होने अति आवश्यक है और आप भी समझदार हो। ठीक है, बस अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करो और ये क्लास यहीं करते हैं। ओके बाय, सी यू।